ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको होमवर्क भी करना है। 12th क्वेश्चन में ना हम जो बनाते हैं ना क्वेश्चन ऐसे कुछ करके हम उसका बेस थ्योरम का, उसमें सपोज कोई ए है, ये बी है, ये सी है, किसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है ना? तो आपको इसमें प्रोबेबिलिटी सपोज करो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की निकालनी है दिस, और ये ए जो होगा वो H1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम अगर निकालते तो H1 PEH1 अपॉन पूरी सीरीज आती है, आपको मालूम है PEH1 एंड सो ऑन चलती है। इसके बाद आपको नेक्स्ट, ये तो आपका ए पार्ट हो गया, अब ये बी पार्ट हो गया। बी पार्ट में आपका जो था वो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी H2 की। बॉक्स 2 या बी बात कर लो, हम जल्दी उसको 2 मान लेते हैं, AS2। और उसके बाद हमारा जो नीचे जो चलता है वो बिल्कुल सेम टू सेम चलता है H1 से, नीचे वाले को हम चेंज नहीं कर पाते। ठीक है ना? मेरे को जो मेन पर्पस था मेरा सिखाने का वो ये था कि जब इसका सी पार्ट करोगे ना, आपको उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ सी बॉक्स बोला है, आपको सिलेक्शन ऑफ सी बॉक्स बोला हुआ है H3 ऑब्लिक। अच्छा, यहाँ लिखने में गलती होगी मुझसे, यहाँ ठीक कर देता हूँ मैं। यहाँ था आपका H1 ऑब्लिक E, H2 बाई E, इधर उल्टा लिखना पड़ता है हमें, और ये आपका हो जाएगा S3 बाय E। इसको निकालने के लिए आपको पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी एक क्वेश्चन के ना तीनों पार्ट आए, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली अगर तीनों पार्ट आए थे तो आपको इसमें 1 माइनस, आपको पहले 2 पार्ट का प्रोबेबिलिटी माइनस करना पड़ेगा। तीसरे के लिए क्यों टाइम वेस्ट करोगे? ठीक है ना? और इधर भी क्या है, नीचे वाला तो बिल्कुल सेम रहते हैं इनके, ऊपर वाले बदल रहे हैं ना ये पोर्शंस, बस इंटू के साथ। थोड़ा बहुत वियर्ड सा गंदी गंदी हैंडराइटिंग में आ गया, नॉट टू वरी, बट आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे करना होता है। ठीक है ना? जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी उनको मालूम होना चाहिए प्रोबेबिलिटी अब खत्म होने वाला है। आज बेस थ्योरम चालू करनी थी मैंने, तो वो भी स्टार्ट होने वाली थोड़ी देर में। आज जो क्वेश्चन नंबर 13 ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको एक बार रीड कर लो, मैं बताता हूँ फिर इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? assume that chances of patient having a heart attack is 40%। जैसे आज को कोविड चल रहा है उस हिसाब से अब ये हार्ट अटैक की बात चल रही है, तो यहाँ पर पहले से बोला assume that chances of a patient, वो पहले से मरीज है, उसके हार्ट अटैक आने के 40% चांसेस है। इसका मतलब एक बता सकता हूँ थोड़ा सा कि एक हॉस्पिटल में जैसे सपोज करो 100 पेशेंट है, तो 100 में से 40 लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है। तो हम इस 40 को इग्नोर भी कर सकते हैं, आगे चलते हुए पता चलेगा। इट इज आल्सो अज्यूम दैट हम मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। अगर हम, मैं सामने वैसे ही एक रिटर्न में लिख रहा हूँ, योगा एंड मेडिटेशन ये 30% हार्ट अटैक को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है? आगे कह रहा है and prescriptions of certain drugs reduce its chances by 25%। जो मेडिसिन और ड्रग्स हैं, मेडिसिन वगैरह, वो 25% हार्ट अटैक को रिड्यूस करती है। क्लियर? At a time, a patient can choose any one of the two options with equal probabilities। देखिए कोई भी मरीज किसी भी चीज को इक्वली प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हम ऐसा गेस कर रहे हैं, वो किसी को भी चूज कर लेता है, उसके दोनों ऑप्शंस में रहती है तो कोई भी चूज कर लेता है रैंडमली। आगे, इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस द पेशेंट सिलेक्टेड अ रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक। के ऊपर दोनों में से किसी एक ऑप्शन में जाने के बाद भी हमने मरीजों में से किसी एक बंदे को सिलेक्ट किया और पता चला कि उसको हार्ट अटैक आ चुका है, ये लेने के बाद भी फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये आया ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अगर आप इसको कट डाउन कर दोगे ना, इसे रिड्यूस कर दोगे, सेंटेंस में से निकाल दोगे, क्वेश्चन में से निकाल दोगे, तो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन हो चुका है कि उसने योगा मेडिसिन, योगा मेडिटेशन चूज किया होगा या फिर मेडिसिन चूज की होगी, और उसके बाद उसको हार्ट अटैक आ गया। ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक, ये मेन क्वेश्चन होगा कि भी एक मरीज ने ये चूज किया, ये चूज किया, उसको हार्ट अटैक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उन्हीं की ये आने का। लेकिन ये रिवर्स मारेगा। अब देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
that the patient followed a course of meditation in yoga, कि उसने योगा और मेडिटेशन को ही चूज किया होगा। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर सीधा सीधा चल रहा था, find the probability of getting find the probability of patient having heart attack, तो ये सिंपल टाइप 1 हो जाता बेस थ्योरम का। अब आगे टाइप 2, क्योंकि इसने सेकंड यानी कि फर्स्ट वाले ऑप्शंस में अटैक करके निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी। अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर ट्री बनाए तो कि ये ऑप्शन है कि या तो वो योगा या फिर मेडिटेशन चूज करेगा, जिसे हम H1 मानते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी उसने बोली है इक्वल है 1/2। इधर भी जा सकता है, वो मैं लिख नहीं रहा अभी 1/2, क्योंकि हम इसे पूरे कंप्लीट करना चाहता हूँ। अगर योगा और मेडिटेशन वो लेता है तो उसके हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं, आपको ये चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक आ चुका है। द पेशेंट स्लिप कर रहा है मेरा हैंड, द पेशेंट suffered by heart attack। उसका हार्ट अटैक तो आ ही चुका है ना, तभी तो ये पास्ट टेंस बन गया आपका और बेस थ्योरम का पार्ट बन गया टाइप 2। देखो जी, योगा मेडिसिन लेने के बाद भी उसको हार्ट अटैक आया, इसमें हार्ट अटैक आने की चांसेस कितने हैं? द पेशेंट हैड हार्ट अटैक इफ या आफ्टर चूजिंग योगा एंड मेडिटेशन। इसमें हार्ट अटैक आने की चांसेस कितने हैं आपको मालूम है? 30% बोले थे ना। अगर आपका 30% Yes, आंसर होगा तो वो रॉन्ग होगा। अगर आपने यहाँ 30% लगा दिया तो वो रॉन्ग होगा। क्वेश्चन में यही तो गड़बड़ है। वो था 30% हार्ट अटैक को रिड्यूस करता है, यानी कि 70% चांसेस अभी भी आने के। योगा मेडिसिन 30% रिड्यूस करता है। ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका जो गिवन है ना वो यूज नहीं हो रहा, ठीक है ना। ऐसी तो क्वेश्चन मैंने अपने वर्कशीट में असाइनमेंट डाले हुए, ठीक है ना, इसी टाइप के। क्योंकि यहाँ पर हम जब जनरली डिफेक्टिव आइटम्स देखते थे, याद करो, और वो गुड आइटम की बात करेगा तो आपको माइनस करके लिखना पड़ेगा। यहाँ अलर्ट रहना पड़ेगा आपको कि वो किसकी बात कर रहा है। 30% रिड्यूस करता है और हार्ट अटैक आने की चांसेस कितने यहाँ पर? द पेशेंट सफर्ड हार्ट अटैक, तो इधर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 100 - 30, ये जो आया आपका 70% आया। तो इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, क्योंकि हमें हार्ट अटैक देना है इस क्वेश्चन के अंदर, रिड्यूस नहीं करना। अब अगला पार्ट आता है, अगर उसने मेडिसिन चूज की होती H2 जो है वो मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो थी वो आपको 1/2 दे रखी थी। मेडिसिन जो है हार्ट अटैक को रिड्यूस करती है 45%, लेकिन 75% हार्ट अटैक अभी भी आ सकता है। तो इस केस में भी क्या होगा, एक उस पेशेंट को हार्ट अटैक आया, ही ऑप्टेड मेडिसिन। अब इस केस में वही करना पड़ेगा आपको, 100% थे क्योर होने की चांसेस 25% रिड्यूस करने के, तो 75% जो आपका आया वो आपका आया कि 75% अभी भी हार्ट अटैक आ सकता था। ये वही चीज तो बताइए, रिड्यूस कर रहा है ये, तो आने के चांसेस कितने हो गए? 75%। 30% रिड्यूस करा तो 70% अभी भी चांसेस आने के। बस, बट मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें एक चीज बताई नहीं ताकि तुम्हारा माइंड चल पड़ता, इसलिए मैंने अब लिखा हुआ था 70% 75%। ये आपका क्वेश्चन है, तो स्टार्ट कैसे करोगे? वी सी लेट H1 H2 E, ठीक है ना। द पेशेंट opted yoga and meditation. The patient opted medicine. Medicine था ना, drugs and medicine. E क्या? The patient suffered with heart attack. ठीक है ना। अब उसके बाद जो आपको मालूम तो है क्या करना है, H1 ऊपर लिखा हुआ है, H2 ऊपर लिखा हुआ है, EH1 मैंने ऊपर लिख के दिखाई दिया आपको। मीनिंग आपको मैंने बता दी कैसे बनाते हैं। probability of patient suffer heart attack if he opted yoga and medicine, yoga and meditation 70%। ये मीनिंग है इसका। मीनिंग लिखना तो लिख लेना, कुछ कुछ बुक में लिखा होता है, कुछ कुछ में नहीं, और डायरेक्ट हम 3 लिख देंगे तो ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन
करोगे तो टाइम नहीं मिलता आपको करने के लिए। दैट्स इट। इसके बाद आपको निकालना है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन में निकालना है कि उसने योगा मेडिसिन को चूज किया हो, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये स्टार्ट H1 से होगा, EH1, और पूरी रेल चलेगी इसके अंदर। दैट्स इट। तो आप इसकी वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हो। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने मार्क भी कर रखा क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन को देखो, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, रियल लाइफ पे चलता है बिल्कुल क्वेश्चन आपका। आप इसको सिर्फ एज्यूम करो, मैंने 50 बार बता दिया। इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हो सकता है हमें 2 बार 3 बार भी पढ़ना पड़ जाए क्वेश्चन, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, कुछ चीजें समझ आती है, कुछ चीजें समझ नहीं आती, फिर सेकंड टाइम फिर रीड करना होता है क्वेश्चन, तो कुछ चीजें पहले से स्टोर होती है हमारे माइंड में, कुछ नई चीज ऐड होती है। कोशिश करो पेन कॉपी साथ में लेके बैठो, तो थोड़ा थोड़ा रफ रफ लिखना चालू करो, ठीक है ना। और एक टाइप के जब हमने क्वेश्चन कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो एग्जाम में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। हमारे पास 75% क्वेश्चन दिमाग में एकदम घुस जाता है, क्योंकि उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन किए होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है इन क्वेश्चन में, क्योंकि आपको टाइम एग्जाम में होता नहीं है, और रीडिंग टाइम में ही तो यार लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर रीडिंग टाइम जो है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो 75% होता है, 20% जो है ना वर्किंग होता है हमारा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को जब समझते हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन, अंडरस्टैंड करना है। और मैंने इसके लिए ये भी एग्जांपल दिए थे कि आप आपको अपने आप को सोचो कि तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड कर रखा है किसी ने, आपको पट्टी बांधी हुई है, या फिर रूम में लॉक कर रखा है, और बाहर सब कुछ हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है, आपको सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही है, आपको ये पता चल रहा है कि ये चीज हो चुकी है, या इसकी हमें एफर्ट्स करने हैं इसके निकालने के लिए। हो चुकी होगी तो बेस थ्योरम का टाइप 2 होगा, और होने वाली होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि हाँ भी ये आउट हो जाएगा, ये आएगा, एक्सेट्रा, फ्यूचर के लिए बात करेगा, तो टाइप 1 हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। बैग 1 कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 रेड बॉल्स है, 4 ब्लैक बॉल्स है, एंड बैग 2 कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। वन बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। अब इसको ना थोड़ा सा मैं डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगा। एक बॉल से, एक बैग से दूसरे बैग में हमने ट्रांसफर करनी है बॉल, और उसके बाद क्या कह रहा है, एंड देन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, और सेकंड बैग से एक बॉल निकालनी है। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, और जो सेकंड बैग से जो बॉल आई है वो रेड कलर की आई है, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। जो पहले ट्रांसफर हुई थी ना बॉल, वो ब्लैक थी। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत फास्ट रीड किया है, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस रटा पड़ा है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको भी इस लेवल पे आना है पकड़ के क्वेश्चन को। तो देखो स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन रीड नहीं भी करता ना, तो मैं 2 मिनट में इसका डायग्राम बनाया था कि बैग 1 है सपोज करो, इसमें रेड बॉल और ब्लैक बॉल है, रेड एंड ब्लैक, 3 and 4, टोटल बॉल्स है हमारे पास 7। यहाँ लिख देता हूँ मैं 7 बॉल्स। क्लियर। अब क्या हुआ, इस बैग में से एक बॉल, हो सकता है 2 बॉलें भी, फिलहाल तो अभी एक ही बॉल चल रही है, एक बॉल को दूसरे बैग में ट्रांसफर किया गया। ये बैग 1 था आपका, अब बैग 2 है। अब यहाँ से जो बॉल जाएगी, एक बॉल जाएगी सेकंड बैग में, वो रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा हमारा, ठीक है ना। हाँ, अगर 2 बॉलें ट्रांसफर करते हैं तो केसेस बन जाते हैं, दोनों रेड, दोनों ब्लैक, या फिर एक रेड और एक ब्लैक, ये केस बनते हैं। अभी फिलहाल तो 2 ही केस बनेंगे, तो हम पहला केस लेके चलते हैं। यूजर हमें मालूम है हमारा एक केस ऐसे जाएगा, थोड़ा स्लैंडिंग फॉर्म में जाता है। अब एक बॉल निकली, हम मान के चलते हैं कि वो रेड है। मैं ऊपर लिखूंगा कुछ, अभी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए रेड लिख रहा हूँ। अगर रेड बॉल यहाँ से इसमें ट्रांसफर हुई, इस बैग में, बैग नंबर 2 में, ऑब्वियसली बात है रेड बॉल बढ़ जाएगी आपकी। सेकंड बैग में रेड बॉल और ब्लैक बॉल थी, उसकी क्वांटिटी क्या थी, 4 रेड बॉल थी और ब्लैक बॉल थी वहां पर आपके पास 5। जब यहाँ से रेड बॉल यहाँ ट्रांसफर होगी तो आपकी रेड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब आपके पास कितनी बॉल हो जाएंगी, रेड रेड बॉल हो जाएंगे आपके पास 5, और 5 होंगी ब्लैक, टोटल हो जाएंगी 10। 9 बॉल्स थी और 10 होगी, यही हुआ ना। अच्छा, अब यहाँ से भी उन्होंने बता दिया कि यहाँ से जो बॉल एक निकाली है, और वो कौन से कलर की आई है, रेड कलर की आई है, ठीक है ना। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर।
सेकंड बॉल बैग से एक बॉल को निकाला गया है, वो कौन सा कलर की आई है? रेड की आई है। ये भी मैं फिलहाल रेड लिख के छोड़ रहा हूँ, बाकी स्टेटमेंट हम लिख देंगे, बाकी सारा दिमाग में है। हमें पता चल रहा है कि यहाँ से रेड ट्रांसफर हुआ, क्योंकि नीचे तो लिखना ही होता क्वेश्चन, व्हाई शुड वी राइट अगेन एंड अगेन, समझाने के लिए कि रेड बॉल ट्रांसफर हुई है और रेड निकली है। यहाँ से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो भी निकाल लेते हैं। रेड आने की प्रोबेबिलिटी, मैंने यहाँ पर रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली नहीं, अब निकाल लेते हैं। यहाँ पर रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/7। और अब यहाँ से पहले यहाँ से रेड आने की प्रोबेबिलिटी जो थी सेकंड बैच से, वो थी 4/9, क्योंकि एक बॉल वहां पर ट्रांसफर होगी तो 5 बॉल्स हो चुकी है आपके पास रेड। तो यहाँ पर रेड आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, इसको मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ, बात एक ही, इधर लिखो या उधर। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो जाएगी आपकी 5/10, कि 5 रेड बॉल्स है और टोटल 10 बॉल्स है। ये हमारा ये एक केस होगा जब हम रूम में बैठे सोच रहे होंगे कि यार बॉल कहीं हो सकता है वहां से रेड ट्रांसफर हुई हो और फिर रेड ही निकली हो, तो यहाँ से रेड ट्रांसफर होने की चांसेस 3/7, क्योंकि टोटल 7 बॉल्स थी, पहले वाले बैग की बात करूंगा। और फिर दूसरे से बैग रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/10। ये हमारा एक केस है, ये सोचो हम में से किसी एक ने स्टूडेंट ने सोचा, अभिषेक ने ही सोच लिया। अब दूसरा केस मैं सोचता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी बैठा हूँ अंदर और मैं भी सोचता हूँ, और मैं क्या चूज करता हूँ कि हो सकता है कि यार रेड बॉल की जगह ब्लैक बॉल की हो तो ट्रांसफर, तो ब्लैक बॉल की हो। चलो जी, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हुई होगी इस समय? 4/7। और बैक टू में क्या हुआ होगा? रेड बॉल की क्वांटिटी बढ़ गई होगी। वेरी सिंपल, रेड और ब्लैक, रेड आपके पास थी 4, ब्लैक थी 5, यहाँ पर एडिशन होगा इस बार, और टोटल बॉल जो हो जाएंगे आपके पास, ये तो 4 ही रहेंगी और ये 6 हो जाएंगी, टोटल 10। ठीक है ना? अब यहाँ से जो बॉल निकलेगी ना, वो रेड निकलनी चाहिए हमारी, क्योंकि ये तो बता ही दिया क्वेश्चन में। ये जो होता है वो रिजल्ट होता है, और रिजल्ट इस क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया है। बाहर से अनाउंसमेंट हो चुकी है कि रेड आ चुकी है, तो इसलिए हमारा पूरा फोकस रहेगा सेकंड बैग में से रेड ही निकालनी है अपनी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड बॉल अभी हमारी 4 है सेकंड बैग में, और टोटल 10 है। तो ये क्वेश्चन था, देखो इट्स सिंपल। मैंने इसको बहुत ज्यादा एलाबोरेट किया, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में, तो कहता हूँ कि मैं हर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। जो 3 मिनट का क्वेश्चन है 5 मिनट लगाता हूँ समझाने के लिए, ताकि कोई एरिया छूटे ही ना। ठीक है ना? अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी समझते हो और कितनी फास्ट लिख सकते हो। आपका जो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, H1 H2 H3 आप खुद लिखते हैं ना। यहाँ बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मार दिया, ब्लैक यहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन ऊपर जाएगा, बाकी सारा नीचे आ जाएगा एज यूजुअल। तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसको हम H2 मानते हैं, हम सबको मालूम है H2 मानते हैं, और हम इस जनरली इसको E मानते हैं, पीछे वाले को रिजल्ट को E लिखा भी हुआ है मैंने। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आएगा 4/7। या तो मैंने आपको एक तरीका ये भी बताया था कि ये लास्ट क्वेश्चन है बेस थ्योरम का इस चैप्टर का। अब देख लो पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन पोर्शन, 3/7 ये ऊपर वाला इंटू 5/10 प्लस 4/7 इंटू 4/10, ये वाला पोर्शन इससे 1 पे हो गया। अब इनमें से जो एक आपकी जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्योंकि नीचे वाला तो सैंपल स्पेस बन के आ गया ना बेस, नीचे वाला जो अपॉन में डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर कौन सा है? H2 वाला। H2 वाला कौन सा है? ऑफ कोर्स ये वाला, तो हो जाएगा 4/7 अपॉन 4/10। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने डिटेल कुछ भी नहीं लिखी, मैंने सिर्फ अंडरस्टैंड मींस किया क्वेश्चन को और तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये चुन्नू मुन्नू से रह गए, 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज ईदर 0 और 1, आपको समझ आ रहा है? सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का मतलब होता है जिसके अंदर 2/2, 2 रोज है और 2 कॉलम है, A11 A12, और डिटरमिनेंट की बात की है मैंने, बना दी मैट्रिक्स, तो मुझे इसको इरेज करके दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ ऐसा, A11 A12 A21 एंड A22 सेकंड ऑर्डर बोला है, तो इसका मतलब टोटल 4 एलिमेंट रखने हैं। कहते हैं इसका हर एलिमेंट जो है ना, दोबारा से पढ़ता हूँ, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज ईदर 0 और 1, यानी कि हर एलिमेंट जो है, या तो आपको यहाँ पर 1 लगाना पड़ेगा, या फिर आपको 0 लगाना पड़ेगा, सारे 0 लगा दो, या फिर 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1, या फिर 0 0 1 1, ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं आपके, वो आपको चेक करने हैं। आपको सिर्फ 1 और 0 यूज करना है। ऐसा क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स में है, हमने किया भी था कि कितनी मैट्रिसेस बनेगी, वही सेम चीज अप्लाई करनी है।
तो कहते हैं जब तो 1 और 0 से डालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव आंसर लाना है डिटरमिनेंट का, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो ये देखो कि आपसे बनेंगे कितने, ये देखो टोटल, यानी कि टोटल पॉसिबल डिटरमिनेंट, या फिर आप इसे सैंपल स्पेस बोलते हो, क्योंकि इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपके पास है 2 इंटू 2 4, और ऑप्शन फॉर ईच एलिमेंट वो आपके पास है 2, 0 और 1। ये बोला हुआ क्वेश्चन में 0 या 1। तो अगर आपको याद हो तो आपने मैट्रिक्स में क्वेश्चन किया था, तो सैंपल स्पेस आएगा 2 रेज़ टू पावर 4 16। ऐसा क्यों हो रहा है? A11 को अरेंज कर सकते 2 वेज से, एंड A12 को 2 वेज से, A21 को 2 वेज से, और फिर 22 को 2 वेज से, एंड लग रहा है इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है ना, 16 बनते हैं, 16 ऑप्शंस बनेंगे आपके पास, सैंपल स्पेस 16 बनेगा। ऐसा क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स में कर रखा, बता देता हूँ, यहाँ तक किया था सर, उसका आंसर था 512। ठीक है ना, ये 16 आ गया आपका सैंपल स्पेस। अब इसके आगे चलते हैं, आपकी जो फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि आपको डिटरमिनेंट का आंसर पॉजिटिव चाहिए। और ये ध्यान रखना कि आप ये गिनती के बना सकते हो, कैसे, सारे 1 डाल दो तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो आपको लेकिन पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको। आप यहाँ डालोगे 0, तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस में आ गया, यहाँ 0 डालो, यहाँ 1 डालो, यहाँ 1 डाल दो, और 0 डाल दो, यहाँ 1 डाल दो, तो आपका आंसर सर आएगा A21 पे डाल दो 0, 1 1 आ दो गया। आ जाए। अब देखो 1 0 0 1, एक ये भी आ सकता है, और कितने आ सकते हैं तुम्हारे, वो भी आपको ढूंढने पड़ेंगे फटाफट। 1 0 1 1 0 1, ये केसेस आ गए, तो 3 केसेस आ गए, तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, वो 3/16 बनेगी आंसर। टोटल इससे ज्यादा बन ही नहीं पाएंगे, 0 लाना नहीं, हमने पॉजिटिव लाना है, 0 पे कोई साइन नहीं माना जाता, इसलिए पॉजिटिव में कंसिडर नहीं कर सकते आप इसको। ये क्वेश्चन आपका था, मैंने बता दिया, आपको कॉपी करना है, फटाफट कॉपी करो। और कम टू क्वेश्चन नंबर 15, ये भी एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसके लिए 2 पार्ट डाले हुए। क्वेश्चन है क्या, an electronic assembly consists of 2 subsystems, say A and B. From previous testing procedure, the following probabilities are assumed to be known. Probability of A fails, देखो A के फेल होने की चांसेस बोले हुए, वो कितने हैं, 0.2। Probability of B fail alone, हम इसे only B भी बोलते हैं, only B, वो आपके पास है 0.15। Probability of A and B fail, यहाँ पर ना सारे फेल फेल लग रहे हैं, हमारे दिमाग में जब क्वेश्चन चलता है ना, फेल को हम डैश मारते हैं, ओनली बी डैश। ठीक है ना, क्योंकि दिमाग में फेलियर का मतलब तो डैश होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें सारा क्वेश्चन ही फेल पे चल रहा है, तो डैश लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, आपको डैश नहीं लगाना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है आपको, ए एंड बी बोथ फेल, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एंड का मतलब ये इंटरसेक्शन होता है, और ओनली का मतलब भी बता चुका हूँ क्या होता है, अभी बताएंगे और यूज करेंगे इसको। आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट, ए फेल, बी ऑब्लिक बी हैड फेल्ड, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशनल थ्योरम आई है आपकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई है, फर्स्ट केस। क्या क्वेश्चन में बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स गिवन दैट बी ऑलरेडी फेल्ड, ये क्वेश्चन में आ गया इस क्वेश्चन के अंदर, आपको ये फाइंड आउट करना है। और सेकंड केस क्या बोला उसने, सेकंड केस बोल रहा है आपको A fails alone, only A fails, that means only A, कि फेल्स का तो पूरा क्वेश्चन ही फेल का ही चल रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये निकालना है, फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो क्वेश्चन मार्क लेने देते हैं हम। देयरफॉर आपको जो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंगली तो आप फाइंड आउट करोगे ना चीजें बाकी की। आपको ए इंटरसेक्शन भी चाहिए,
सॉरी ए बाय बी चाहिए तो उसका फॉर्मूला था ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है ना, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि तुम्हें फॉर्मूला याद है। अब इंटरसेक्शन का आपके पास वो रहा 0.15 अवेलेबल आपके पास, लेकिन क्या आपके पास पी भी अवेलेबल नहीं है ही नहीं, वो ओनली बी है। यहाँ फंस गया क्वेश्चन। अगर मैं ओनली ए की बात करूं तो ओनली ए का फॉर्मूला क्या होता है, ओनली ए, उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपके पास दोनों ही अवेलेबल है, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अवेलेबल है 0.2 माइनस 0.15, इंटरसेक्शन में अवेलेबल है, तो उसका आंसर तो आ गया 0.05। ये आंसर फंस गया। लेकिन बाद में मैंने आपको नया फॉर्मूला, नया क्या पुराना फॉर्मूला है तो ओनली ए का बता दिया। जैसे ओनली ए का फॉर्मूला था ओनली बी का भी फॉर्मूला वही होता है, वहां से आपका बी निकलेगा। ओनली बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ये मान के कि तुम्हें ये फॉर्मूले याद है, नहीं याद है तो फिर भाई तैयार हो, जो मार्क्स उस हिसाब से ही आएंगे, माइनस 0.15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 0.30। अभी आप वैल्यूज इधर डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसे सिर्फ कैलकुलेट करना आपने और सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेना, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर?